Hello guys, and today we are going to start with modern India, and this is lecture number 1 of modern India, and we are going to start our journey from the advents of European. ठीक है, मतलब यूरोपियन का जो अराइवल इंडिया में चालू हुआ वहाँ से हम अपनी जर्नी चालू करेंगे। मैंने ओवरव्यू लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है जिसमें मैंने बताया है कि ये सीरीज़ कैसे चलेगी, कैसे आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो देखो आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम पोर्चुगीज़ डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेक्चर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज़ डिस्कस करेंगे। पोर्चुगीज़ से अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बस एक्सपेक्टेड होता है हमेशा कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की, जिसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, डोंट वरी, आई विल शो यू एट द लास्ट। बट अभी आपको आंसर देना है कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की। और दूसरा, एक मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इनकी सिग्निफिकेंस के ऊपर, कि मतलब कैसे इन्होंने यहाँ पर एम्पायर इस्टेब्लिश किया और फिर यूरोपियंस ने इनकी नॉलेज को यूटिलाइज किया बट नॉट द इंडियंस। तो ये एक क्वेश्चन मेंस में आ सकता है बट चांसेस काफ़ी रेयर हैं। फाइन, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। बट बिफोर दैट, हैव यू रेड दिस सेंटेंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? व्हाट इज दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? ओके, दिस यू शुड ऑल्सो नो। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या होती है? ओके, सो व्हाट इज दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? सी, अगर आप एक्चुअली नॉट गोइंग टू मतलब टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, बट यूरोपियन तो पोर्चुगीज भी थे। सॉरी, जो यूरोपियंस थे वो पोर्चुगीज़ थे। ठीक है, मतलब पोर्चुगीज़ वर फ्रॉम यूरोप। ठीक है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से थे। तो फिर तो अकॉर्डिंग टू दैट 15 नॉट 10, या आप कह सकते हैं 1500 में ही हमारी मॉडर्न इंडिया चालू जानी चाहिए थी। बट वो तो मेडाइवल में कंसिडर की जाती है, और उस टाइम पे तो भाई अकबर भी नहीं आया था। अकबर आया था 1526 में। ठीक है, तो देर आर एक्चुअली देर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डेट। सी, 3 व्यूज़ हैं, आपको तीनों व्यूज़ पता होना चाहिए। एक व्यू कहता है कि जब जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिराज उद दौला को बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, दैट वाज इन 1757, जब वो हराया तब मॉडर्न इंडिया चालू होती है। ठीक है, बिकॉज उनके पास बंगाल की पावर आई, और बंगाल वाज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर एंड ऑल दोज थिंग्स। एक तरीके से आप कह सकते हैं सेकेंडरी कैपिटल था वो, तो इसलिए कहा जाता है कि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, ठीक है। अब दूसरा बोलता है कि भैया 1960, सॉरी नॉट 1961, 1761 में चालू हुआ था। ठीक है, आई एम नॉट कन्फर्म विद द डेट, आई थिंक इट इज़ बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, जस्ट कन्फर्म द डेट, आई थिंक इट इज़ 1761 एज पर माई नॉलेज। ठीक है, सो बैटल ऑफ पानीपत, सो बैटल ऑफ पानीपत में चालू हुआ। क्यों लोगों ने बोला बैटल ऑफ पानीपत में चालू हुआ? बिकॉज देखो, इतना तो सबको पता चल गया था, या तो मराठास रूल करेंगे इंडिया को या फिर कोई यूरोपियन पावर। ठीक है, जब ये फिक्स हो गया कि भैया मराठा ऑलरेडी अब्दाली से हार गए, अहमद शाह अब्दाली से, सिंपल सी बात है यूरोपियन ही रूल करेंगे, तो यहाँ से लोग बोलते हैं कि भैया मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है, अब यहाँ पर डिबेट आई यूरोपियन में कि भैया अब यूरोपियन में तो फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, तो कौन रूल करेगा? तो तीसरा ग्रुप ये बोलता है कि जब थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ, ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ 1757 के बाद, जब थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ तो उसमें ब्रिटिश जीते, तो उन्होंने बोला कि भैया दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये जो व्यू है ये ब्रिटिश व्यू है। ठीक है, ब्रिटिश व्यू, और यू कैन से यूरोपियन व्यू। मतलब ये लोग इंडियंस को इन्फीरियर दिखाने की एक जगह नहीं छोड़ते हैं। मतलब आप देखो, थर्ड व्यू ये बोलता है कि जब ब्रिटिश की जीत हो गई फ्रेंच के ऊपर तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो गई। ठीक है, मतलब इन लोगों ने ये मान के रखा था कि जो मराठास हैं वो ब्रिटिश से हार जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका व्यू है। तो ये 3 व्यूज़ हमारे सामने हैं और आपको तीनों व्यूज़ पता होने चाहिए। और आखिरी में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भैया ये तो डिबेट है, चलता रहेगा, सबके अपने व्यूज़ एंड ब्लॉ ब्लॉ ब्लॉ, दुनिया भर की चीज़ आप लिख सकते हो। बट ये 3 व्यूज़ मुझे बताने थे मॉडर्न इंडिया के बारे में, तो मैंने बता दिए। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हम आते हैं कि भाई यूरोपियंस इंडिया में आए ही क्यों? ठीक है, यूरोपियंस इंडिया में आए क्यों? और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने साल से इंडिया है, इतने साल से यूरोप है, इतने टाइम से यूरोप भी काफ़ी पावरफुल था, इंडिया भी काफ़ी पावरफुल था, तो ब्रिटिश इसी टाइम पे क्यों आए? मतलब या आप कह सकते हैं पूरे यूरोपियंस 1500 के आसपास ही क्यों आए? मतलब आप कह सकते हैं 16वीं सेंचुरी में ही इन्होंने अपनी मतलब इंडिया में आना क्यों चालू किया? उससे पहले क्यों नहीं आए भैया? अभी तक 1000 साल तक कहाँ थे? रोमन एम्पायर था, हमारे ट्रेड हो रहे थे गुप्तास के साथ, इवन कनिष्का के टाइम से हमारे ट्रेड हो रहे थे, तो आप क्यों नहीं आए?
ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर हमें मिलता है रोमन एम्पायर के इस मैप में। देखो ये रोमन एम्पायर का मैप देखो आप, देखो ये रोमन एम्पायर का मैप है। और अगर आप रोमन एम्पायर को देखो तो मेनली ये आपको दिखेगा साउथ यूरोप में, ठीक है, साउथ यूरोप एंड अराउंड मेडिटेरियन सी, ठीक है, अराउंड मेडिटेरियन सी। और साउथ यूरोप में आपको मेनली ये आपको रोमन एम्पायर का मैप देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखो रोमन एम्पायर के पास रेड सी की एक्सेस है, ठीक है, रोमन एम्पायर के पास रेड सी की एक्सेस है, रेड सी की एक्सेस है। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे, ठीक है, एट दैट टाइम देयर इज नो मैप, ओके, नो इशू। तो अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर था इंडिया, ठीक है, यहाँ पर था साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर था चाइना, ठीक है, ये सब तीनों लगे हुए थे। और उस टाइम की ये ग्रेट पावर्स हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम की ये ग्रेट पावर हुआ करते थे। मतलब पूरा प्रोडक्शन यहीं से जाता था यूरोप में। यूरोप वॉज मार्केट एंड दीज थ्री रीजन, मतलब चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, दीज वर एक्चुअली प्रोड्यूसर। जो आज उल्टा हो गया, आज मार्केट है, मतलब आज जो प्रोड्यूसर हैं वो है हमारे अमेरिका प्लस यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं। और आज उल्टा होता है, माल यहाँ पर आता है, पहले ये था, ठीक है। तो आप सब जानते हैं रेड सी का आपने मैप देखा होगा, रेड सी में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है इंडिया, फिर आप चाइना भी जा सकते हो थ्रू मलक्का स्ट्रेट, ऑल दोज थिंग, ठीक है। इतना तो आपने आईआर में देख के रखा होगा, ठीक है, नहीं देखा तो आई विल शो यू इन द फ्यूचर, डोंट वरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रेड सी की एक्सेस थी, इसलिए कभी इन लोग को एक्चुअली इंडिया को या चाइना को या फिर आप कह सकते हो बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन को गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ऊपर से उस टाइम पे देवर पावरफुल, ओके, दैट इज द अदर रीजन। बट दिस वाज आल्सो रीजन कि भैया हमारा जब फ्री ट्रेड हो रहा है, कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं, हल्का फुल्का लग रहा है, तो क्यों मतलब वॉर करें। अगर वॉर करोगे आप इंडिया के खिलाफ, हो सकता है कि आप जीत जाओ, चांसेस कम थे, हो सकता है जीत जाओ, लेकिन वो जो वॉर की जो कॉस्ट आएगी बहुत हैवी होने वाली है। वैसे ही बहुत मुश्किल था उस टाइम पे जीतना इंडिया से एंड इवन चाइना, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि क्यों उस टाइम पे यूरोपियंस नहीं आए इंडिया में, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब एक इवेंट होता है 1453 के आसपास, यस 1453, दैट वाज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो क्या था कॉन्स्टेंटिनोपल, देखो ये जो, देखो ये आपको पता है कि ये जितना भी डार्क एज थी, मतलब मेडावल एरा में जो पूरा जो रोमन एम्पायर था वो डिसमेंटल कर गया था, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बढ़ गया था। जैसे कि आपको याद है, जैसे हमारा अशोकन एम्पायर था वो डिवाइड हो गया था, दो लोगों के पास चला गया था, कुणाल, ठीक है, कुणाल के पास और दशरथ के पास। जो कुणाल था ही वॉज एक्चुअली रूलिंग द वेस्टर्न अशोकन एम्पायर, और यू कैन से वेस्टर्न मौर्यन एम्पायर। और जो एक्चुअली दशरथ था ही वॉज रूलिंग ईस्टर्न अशोकन और मौर्यन एम्पायर। इन द सेम वे जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट आप कह सकते हो, दैट वाज कॉल्ड एज बिजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था ना, बिजेंटाइन एम्पायर, दैट इज ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। और उसका जो कैपिटल था उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल। और इसे हम कहते हैं प्रेजेंट डे इस्तानबुल, ठीक है, ये देखो इस्तानबुल। अब देखो इस्तानबुल की लोकेशन कितनी स्ट्रैटेजिकली है, ये देखो, ये रहा, देखो यहाँ से यूरोप चालू हो रहा है, देखो ये, और यहाँ एशिया खत्म हो रहा है, बिल्कुल इसी के आसपास देखो कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ता है, ठीक है, जैसे इस्तानबुल आज की जो लोकेशन है इस्तानबुल की, ठीक है, इसी को हम बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। और सोचो ये जो बेजानाइट एम्पायर का यूजुअली कैपिटल था, तो जब ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर आपको फ्यूचर में भी पढ़ाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए जो पूरे पर्शिया में था, सऊदी अरेबिया, इराक और इन सब में जो पूरा रूल था वो एक्चुअली में हमारे ऑटोमन एम्पायर का था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन में उसको ट्रीटी ऑफ सेवरेज से डिसमेंबर कर दिया जाता है। इसके बाद जो एक्चुअली आगे जो चेंजेस आते हैं वो भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे अगर मौका मिला वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का, तो ठीक है। तो वो सब जो होता है वो जो ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है। अब ऑटोमन एम्पायर वाज ट्राइंग टू एक्सटेंड टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड, मतलब यूरोप की साइड वो अपना एक्सपेंशन करना चाहता था, काफ़ी पावरफुल था। और जो यूरोप था काफ़ी वीक हो गया था, बिकॉज जो रोमन एम्पायर था वो एक्चुअली कमज़ोर हो चुका था, बढ़ चुका था। तो उन्होंने अटैक किया और फाइनली जो ईस्टर्न एम्पायर था, रोमन एम्पायर मतलब बैजेनाइट एम्पायर, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही कब्जा हो गया मतलब भैया अब कैपिटल में कब्जा हो गया, मतलब पूरे आप कह सकते हैं ईस्टर्न यूरोप में कब्जा हो गया हमारे ये ऑटोमन एम्पायर का। तो फिर प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने जो रेड सी वाला इलाका था उस पर पूरे में कब्जा मार लिया, देखो ये रहा रेड सी वाला इलाका, ठीक है, इसमें कब्जा मार लिया। अब ये लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो पास तो करते, एक तो पहली बात कम पास करते और बहुत महंगी पास करते, मतलब बहुत महंगा पड़ने लगा था इन लोग से लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना, प्रॉफिट वॉज द मेजर फैक्टर। और साथ ही साथ यूरोप में एक और इवेंट साथ में चल रहा था, दैट वॉज रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, आप रेनेसा को कह सकते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी बुराइयाँ थी रिलीजन में, अभी भी काफ़ी रिलीजन में, हर रिलीजन में एक्चुअली, और
उनको रिमूव नहीं किया। तो जैसे हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन साहब ने चालू किया था सती को हटाना, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्होंने चालू किया था विडो रीमैरेज, और इसके बाद उनकी एजुकेशन के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक तरीके का सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है। जैसे वहाँ पर आपको बता दूँ कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट थिंग। दैट मीन्स अगर आपने कोई भी गिल्ट किए हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी गिल्ट किया है तो आप फादर के पास जाओ, मतलब पोप के पास जाओ या चर्च के पास जाओ, और वहाँ पर आप क्या करो कि उनसे कुछ सर्टिफिकेट्स खरीद लो, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट्स खरीद लो। जैसे मान लो जितने आपने पाप किए हैं उतने आप सर्टिफिकेट्स खरीद लो और आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हद तक वहाँ पर मतलब रिलीजन पेनिट्रेट कर चुका था, इस हद तक मतलब लोगों को लूटा जा रहा था रिलीजन के नाम पे। तो वहाँ पर भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट आने थे और आए, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर दो नई चीज़ें डेवलप हुई। एक थी साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग, और दूसरा था कैपिटलिज्म। मतलब एक्चुअली कैपिटलिज्म आया नहीं था, उसकी रूट्स आना चालू हुई थी, मतलब दैट वाज एक्चुअली टेक्निकली कॉल्ड एज मर्केंटलिज्म, ठीक है। एक तरीके कैपिटलिज्म कह सकते हैं, मैं नहीं समझाऊंगा बिकॉज ये इकोनॉमिकल पार्ट है तो समझाने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म आने लगा था, आप कह सकते हो, ठीक है, कैपिटलिज्म अपनी रूट लेने लगा था। अब देखो कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। अब साइंटिफिक थिंकिंग से क्या हुआ, देखो साइंटिफिक थिंकिंग से नए नए इनोवेशन होना चालू हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जो एग्रीकल्चर में बेकार की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, ठीक है, अब वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे। जैसे कि उन्होंने इंटर क्रॉपिंग चालू कर दी, मल्टीपल क्रॉपिंग चालू कर दी, लिग्यूमिनस प्लांट्स को यूज़ करने लगे। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ होना चालू हो गया। जब क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना चालू हुआ तो जो मनी थी, ठीक है, जो मनी थी मनी इंक्रीज हुआ, मतलब जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा बेचा जाएगा। अब जब ज़्यादा बेचा जाएगा चीज़ों को, ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। और जो आज से कुछ आप कह सकते हैं यूरोप में कुछ 400 से 500 साल पहले जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो सिर्फ और सिर्फ कौन, राजा लोग मंगवाया करते थे। जैसे जो मखमली गद्दे हो गए, ऑडी जैसी कार हो गई इंडिया से, ये सब कौन मंगवाया करता था, जो यूरोप के राजा महाराजा थे, लुइस 16, 14, 15 ऐसे लोग मंगवाया करते थे, ठीक है, चार्ल्स 1, 2 ये सब लोग मंगवाया करते थे। बट अब ये मास कल्चर बनने लगा बिकॉज लोगों के पास भी पैसा आ गया। जैसे आज से आप कुछ साल पहले की बात करो, जैसे 40 से 50 साल पहले की, कार लेना दैट वाज एलिटनेस, गिन के गांव में 3 से 4 लोगों के पास कार होती थी बस, ठीक है। बट आज देखो हर कोई कार ले सकता है, लोन अवेलेबल है। तो सेम वे में ये जो पैसे थे लोगों के पास आने लगे, तो लोग भी डिमांड करने लगे भैया कि हमें भी स्पाइसेस चाहिए, हमें भी अच्छे वाले मखमल के कंबल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो एक्चुअली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऊपर से साइंटिफिक थिंकिंग से एक चीज़ और हुई, जो सुपरस्टिशन था लोगों को, जैसे कि अपने यहाँ पर सुपरस्टिशन है कि अगर आप समुद्र पार करोगे तो आपका वो कास्ट खत्म हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें थी जैसे मंगल पांडे में दिखाई गई थी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर भी एक्चुअली अप्लाई होती थी। बट साइंटिफिक थिंकिंग आ गई थी, रैशनलिज्म डोमिनेट करने लगा था। रैशनलिज्म मतलब रीज़न, ठीक है, मतलब अब आप सोचेंगे कि भैया समुद्र पार करने से कैसे आपका वो खत्म हो गया, क्या बोलते हैं उसको, धर्म और एनी कास्ट एंड ऑल, ठीक है, ऐसी चीज़ होने लगी। तो ये सब क्वेश्चन पूछते पूछते आप समझ रहे हो कि यूरोप की थिंकिंग डेवलप हो चुकी थी। उनको प्रॉफिट चाहिए था, और जो उनके दिमाग में जो रिलीजन इतना कबाड़ बकवास की चीज़ें बना के रखी थी ये सर्टिफिकेट वाली, वो ख़त्म होने लगी थी, ठीक है। तो अब उनको लगा कि भाई हमें, हमारे पास ये बकवास की चीज़ थी, धर्म का मानना ये सब बेकार था, कुछ फ़ायदा था हुआ नहीं, ऊपर से हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और इंडिया से हम डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं। बिकॉज जो ऑटोमैन एम्पायर उसने भाई अपनी औकात दिखा दी है, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, मैं क्यों दूंगा प्रॉफिट। तो अब फाइनली पोर्चुगल और स्पेन, उस टाइम पे पोर्चुगल स्पेन बहुत पावरफुल हुआ करते थे, ये पोर्चुगल और स्पेन, उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया। एक्चुअली अगर आप देखोगे इटली, ठीक है, इटली साउथ में था, साउथ यूरोप में था इटली, बट प्रॉब्लम ये थी इटली बहुत कमज़ोर था, इसलिए इटली आगे नहीं बढ़ा। तो सिंपल सी बात थी, पोर्चुगल और स्पेन ने डिसाइड किया कि दे विल, भाई वो लोग जाएंगे और रूट ढूंढ के लाएंगे। लेकिन मेजर रीज़न उस टाइम पे इनका प्रॉफिट तो था ही, मतलब कि डिमांड थी, सिंपल सी बात थी कि भाई लोगों को सामान तो देना ही था, ठीक है, बिकॉज पैसे बढ़ रहे हैं, देखो रिवॉल्यूशन हो जाता दोबारा, वो एक रीज़न था, ठीक है। बट एक रीज़न ये भी था कि देखो आपने देखा कि इन लोग को ऐसा होना क्यों पड़ा, मतलब पहले तो आराम से रेड सी से आते थे तो अच्छा काम बन जाता था, तो बट इन लोग को अब दोबारा घूम के क्यों आना पड़ेगा। रीज़न था जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, मतलब इनका क्रिश्चियन का जो था मुस्लिम से पंगा बन गया। ये जो क्रिश्चियंस थे उन लोग की मुस्लिम से जल गई, क्योंकि मुस्लिम में भैया हमारे हमारे रीजन से निकाल के फेंक दिया हमें, ओके, दैट वाज द इशू। तो अल्टीमेटली अब जो हमारे इन लोग को ढूंढना पड़ा, तो इनका ये था कि हम जो मुस्लिम एम्पायर है पूरे वर्ल्ड में ख़त्म करेंगे, ओके, जितने मुस्लिम मिलेंगे सबको मारेंगे, इस टाइप की इनकी थिंकिंग डेवलप होना चालू हो गई। तो दैट वाज अ वन रीज़न, मतलब एक प्रॉफिट, और दूसरा रीज़न था रिलीजन, ठीक है, दूसरा रीज़न था रिलीजन। अब ये दोनों के दोनों रीज़न तैयार हो गए। तो अब इसके बाद जब पोर्चुगीज़ और स्पेन ने अपनी ये जो जर्नी थी चालू की इधर उधर की, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों लड़ने लगे कि भाई यहाँ पर पहले मैं आया हूँ
और यू शुड गो दिस साइड दैट साइड, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना चालू हुई। तो उस टाइम पे जो पोप निकोलस फाइव थे, ठीक है, पोप निकोलस फाइव ने मतलब एक्चुअली 1454 में दोनों के बीच में मीडिएट किया और बोला कि जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, मतलब यूरोप से जितना भी वेस्ट साइड में, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो स्पेन रखेगा, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ स्पेन स्पेन रूल करेगा, वहाँ पर स्पेन अपना जो क्रिश्चियन कल्चर है उसको बढ़ावा देगा। और लेकिन जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है, ईस्टर्न साइड है, वहाँ पर जैसे इंडिया, चाइना, वहाँ पर पोर्चुगीज़ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पोर्चुगीज आएंगे और वो यहाँ के अपना रिलीजन बढ़ाएंगे। यही रीज़न था कि स्पेन हमारे इंडिया साइड नहीं आए, कौन आए, पोर्चुगीज़ आए, ठीक है, पोर्चुगीज़ आए, ये भी एक रीज़न था, ठीक है, तो है ना। और जो ट्रीटी साइन उसकी, उसको बोला गया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेजिलास, ठीक है, टॉर्डेजिलास, दिस वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी, उसको याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद एक नाम और याद रखना, प्रिंस हेनरी, ओके, प्रिंस हेनरी वॉज कॉल्ड एज प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, देखो ही वॉज द किंग ऑफ पोर्चुगीज, पोर्चुगल एम्पायर, ठीक है, इनका नाम याद रखना, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर फॉर पीसीस एग्जामिनेशन। अब तीन नाम और याद रख लेना, पहला है 1487 में बार्थलूम डियास, ओके, व्हाट ही डिड, इसने केप ऑफ गुड होप्स खोज के निकाला, ठीक है, मतलब कि जो यूरोप था, गिव मी अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक्चुअली वर्ल्ड मैप की बहुत कमी हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ल्ड मैप ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा था, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो अब हुआ ये कि ये रहा हमारा, आपको एक चीज़ एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन, ओके, नहीं, रेड पेन इज फाइन। तो देखो ये था हमारा रोमन एम्पायर, ठीक है, देखो ये पूरा रीजन था तुनिशिया, लीबिया, यहाँ पर मतलब यहाँ तक रोमन एम्पायर हुआ करता था, और यहाँ से इसके पास रेड सी की एक्सेस थी, यहाँ से आराम से जाता, ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये चाइना तक पहुँच जाया करते थे। यहीं पर देखो आप इंडिया भी है, ठीक है, तो इंडिया से भी ये यहाँ से कोचीन से, मतलब ये कैलीकट से काम हो जाया करता था, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्होंने यहाँ पर इस्तानबुल, ठीक है, यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ से पूरा रूट इन लोगों ने बंद करके रख दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ये देखो यहाँ पर ये रहा पोर्चुगल और ये रहा स्पेन, अब इन लोगों को आना था इंडिया, अब मात्र एक ही रूट है, ये देखो ये, तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप्स मिला इनको, ये बार्थलूम ने केप ऑफ गुड होप्स ढूंढ के निकाला था, ये देखो, आई वाज टॉकिंग अबाउट द केप ऑफ गुड होप्स, देखो साउथ अफ्रीका का, ये अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका मैप है, एंड दिस इज कॉल्ड एज केप ऑफ गुड होप, स्मॉल पॉइंट, ठीक है, ये ढूंढ के निकाला। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। अब सिर्फ जो ईस्टर्न वर्ल्ड था बस थोड़ा सा दूर और था, देखो ईस्टर्न वर्ल्ड अब थोड़ा सा बस दूर और था, ये रहा ईस्टर्न वर्ल्ड, ये मिल गया इंडिया, ये मिल गया चाइना, और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, बस इसलिए दैट वाज एन इंपॉर्टेंट स्पीच में कि इसको देख लो एक बार। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में निकलते हैं, जब इनको पता चल गया कि केप ऑफ गुड होप्स मिल गया है, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना अब इंडिया को ढूंढा जाए, तो ये निकले तो इंडिया को ढूंढने के लिए थे। लेकिन देखो होता क्या है, ये बंदे यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, वेयर इज़ द पेन, तो ये यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो अब इनका जो कंपास था वो शायद तक काम नहीं कर रहा था, ऐसा मतलब स्टोरी बताई जाती है, और वो गलती से पहुँच गए नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जब वो नॉर्थ अमेरिका पहुँचे तो वहाँ पर उनको रेड कलर के लोग मिले, मतलब यार ब्लैक थोड़ा उस टाइप का दिखता है, मतलब जो कलर रहते थे, अफ्रीकन रहते हैं, कैरिबियंस रहते हैं, तो उनको रेड कलर के लोग मिले, तो उन्होंने उसको नाम दिया रेड इंडियंस। उन्होंने बोला कि जो इंडियंस होते हैं वो रेड होते हैं, लेकिन उनको कुछ टाइम बाद समझ में नहीं आ रही, तो इंडियंस नहीं है, मतलब जिस तरह से इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, जैसे आपको याद है कुछ टाइम पहले काफ़ी ट्रैवलर्स थे जो ऑलरेडी यूरोप से इंडिया में आ चुके थे, तब फॉर द रिलीजियस पर्पस और सम ट्रैवलिंग पर्पस दे केम टू इंडिया, तो उन्होंने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्हें समझ में आया कि भाई ये कुछ और है, और उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया न्यू वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज इसको तो वो कंप्लीट वर्ल्ड मानते थे, ठीक है, ये जो पार्ट है पूरा, दिस वॉज कॉल्ड एज ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड, और इसको नाम दिया उन्होंने न्यू वर्ल्ड, ठीक है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यू वर्ल्ड का नाम दिया, फाइन। और इसके बाद अल्टीमेटली फाइनली 1498 में आते हैं वास्को डगामा, ठीक है, 1498 में आते हैं कौन, वास्को डगामा, और वास्को डगामा को मिलता है इंडिया, ठीक है, फाइनली वास्को डगामा इंडिया को ढूंढने में सफल रहते हैं। अब देखो एक्चुअली टाइम हो चुका है, 20 मिनट्स हो चुके हैं, इफ़ आई विल एक्सटेंड इट तो ये 20 मिनट्स और ले लेंगे, तो वो लेक्चर हो जाएगा 40 मिनट्स का, तो आई एम थिंकिंग कि यहीं पर लेक्चर को स्टॉप किया जाता है। आई थिंक आपके बेसिक्स कवर हुए हैं कि क्यों मतलब यूरोपियंस यहाँ पर आए, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या एफर्ट्स किए गए, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ से हम चालू कर देंगे वास्को ड गामा से, स्लाइड्स रेडी हैं, नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट वास्को ड गामा, ओके।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 2.